लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ्स के लॉ पढ़े थे और उसके ऊपर में सर्किट सॉल्व करी थी। आज हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले सीरीज कॉम्बिनेशन आता है कैपेसिटर का, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर कई सारे कैपेसिटर्स एक के बाद एक कनेक्टेड हैं तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने भी कैपेसिटर हो सकते हैं। हमने मान लेते हैं कि 3 कैपेसिटर यहां कंसीडर किए हैं, C1, C2, C3, जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। अब हम इन तीनों कैपेसिटर के बदले अकेला कैपेसिटर लगाते तो अकेला कैपेसिटर इन तीनों के इक्विवेलेंट जो होता, इन तीनों के बदले जो सिंगल कैपेसिटर काम करता उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक सर्किट में एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहां बैटरी मान लेते हैं V की है जिसने Q का चार्ज भेजा है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में सर्किट सॉल्व करी थी कि Q का चार्ज अगर जाएगा तो जो भी कैपेसिटर की पहली प्लेट मिलेगी इसमें Q आ जाएगा, सामने माइनस Q आ जाएगा। और क्योंकि Q का चार्ज इसके अंदर गया था, दोनों को मिला के टोटल चार्ज 0 है, तो यही Q का चार्ज फिर से आगे बढ़ेगा, इसमें Q आएगा, इसमें माइनस Q आएगा, फिर से Q आगे बढ़ेगा, एक Q माइनस Q, ये Q आगे बढ़ेगा और वापस बैटरी के अंदर Q का चार्ज वापस आ जाएगा। तो कभी भी कोई सर्किट सॉल्व करनी होती है, जितना भी चार्ज बैटरी से निकलता है वो चार्ज घूम फिर के वापस बैटरी में वापस पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये 3 चार्जेस, 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, और अगर हम इसमें किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाते हैं स्टार्ट करके यहां से, तो जैसे हमने लूप लॉ के बारे में सीखा था कि अगर हम क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो यहां से जाकर क्लॉकवाइज घूमकर वापस वहीं पर आ जाएंगे, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप 0 होता है, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे वापस आएंगे तो 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते तो पहला जो पहले प्लेट आएगी उसमें Q का चार्ज है, तो हम कैपेसिटर में लिखते हैं Q बाई C1, फिर इसके लिए आ जाएगा Q बाई C2, फिर इसके लिए आ जाएगा Q बाई C3, और फिर आगे जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा माइनस V, और स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच गए तो इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, इन तीनों का सम V के बराबर है, V राइट में है। यहां से Q को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 बचेगा, और Q कॉमन होके नीचे आ जाएगा तो ये V बाई Q बचेगा। ठीक है, ये हमने पहली इक्वेशन बना दी इस लूप के लिए। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम इन तीनों कैपेसिटर के बदले एक सिंगल कैपेसिटर लगाते और वो सिंगल कैपेसिटर इसी से सिंगल बैटरी से कनेक्ट होता और वो बैटरी वही रहती, चार्ज भी वही रहता, तो ये तीनों कैपेसिटर मिलके जो चार्ज निकाल रहे हैं, अगर अकेला कैपेसिटर भी वही चार्ज इस बैटरी से निकालता तो हम कहते हैं कि वो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। तो हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ पर एक सिंगल कैपेसिटर लगाया C इक्विवेलेंट का, और उसको हमने उसी बैटरी V से कनेक्ट कर दिया जिस बैटरी को हमने वहां कनेक्ट किया था। और अगर इसमें से Q का चार्ज निकला है, जो तीनों में निकला था Q, वही एक सिंगल कैपेसिटर में Q निकल रहा है, Q जाएगा तो इसमें Q मिलेगा, इसमें माइनस Q मिलेगा, वही Q वापस आ जाएगा। और इस सर्किट में अगर हम किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाते हैं स्टार्ट करके यहां से, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहले मिलेगा Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट, यहां पे जाएंगे, फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस V इज इक्वल टू 0, या ये कह सकते हैं कि 1 बाई C इक्विवेलेंट हो जाएगा V बाई Q के बराबर। ठीक है, अब इसका जो राइट हैंड साइड है और इसका जो राइट हैंड साइड है दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम एक दूसरे के बराबर करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। मतलब इन तीनों कैपेसिटर के बदले एक सिंगल कैपेसिटर लगाया जाता तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो अगर कई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरीके से निकलता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कुछ खास बातें हैं वो समझ लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी चार्ज पहले कैपेसिटर को मिलेगा वही चार्ज दूसरे को मिलेगा, वही चार्ज तीसरे को मिलेगा। आप देख सकते हैं सारे कैपेसिटर को सेम चार्ज मिल रहा है, Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होगा सारे कैपेसिटर्स को हमेशा इक्वल चार्जेस मिल रहे होंगे, सबको सेम चार्ज मिलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको अगर हम नोट करें तो पहला हम ये लिख सकते हैं
कि all capacitors will have same charge। ठीक है, सारे कैपेसिटर्स को सेम चार्ज मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये लिखते हैं कि हम जब इसका सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल का सम है। रेसिप्रोकल के सम का मतलब है कि ये जो सी इक्विवेलेंट आएगा ये C1 C2 C3 इन तीनों में जो सबसे छोटा था उससे भी कम आएगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 कैपेसिटर ले लिए 1 2 और 3 के, अगर उनको सीरीज में लगा दिया तो सी इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 जो सबसे छोटा था उससे भी कम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट पे कि द सी इक्विवेलेंट इज लेस देन द कैपेसिटेंस ऑफ लीस्ट वैल्यू कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो जो भी कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं उनसे सबसे छोटा जो होगा उससे भी कम सी इक्विवेलेंट आता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम कैपेसिटर जोड़ते हैं तो ये टोटल कैपेसिटेंस को घटा देता है। सब जो नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो सारे कैपेसिटेंस की जो इंडिविजुअल वैल्यूज थी उनसे भी छोटा आता है और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सबसे कम आती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ठीक है, सारे कैपेसिटर में चार्जेस सेम रहते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना है तो आप ये कह सकते हो इस डायग्राम से कि अगर इसके पास Q का चार्ज है और C1 का कैपेसिटेंस है तो इसमें जो पोटेंशियल का ड्रॉप आया होगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल का ड्रॉप जो आया होगा वो Q बाई C1 का आया होगा। इसके अक्रॉस इसकी जो दो प्लेट्स हैं इसमें जो पोटेंशियल का ड्रॉप आया होगा वो Q बाई C2 का आया होगा और इसमें जो ड्रॉप आया होगा वो Q बाई C3 का आया होगा। मतलब किसी भी कैपेसिटर में जो पोटेंशियल का ड्रॉप आता है वो Q डिवाइड बाय उसके कैपेसिटेंस के बराबर होता है। और क्योंकि यहां पर C1 C2 C3 सब अलग अलग हैं तो पोटेंशियल का जो ड्रॉप है जिसको मैं Q बाई C कह रहा हूं, तो जिसका C सबसे बड़ा होता है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप सबसे कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल ड्रॉप across capacitor is inversely proportional to its capacitance। ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो उसके कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3 के, तो C1 C2 C3 के कैपेसिटेंस है, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप V3 है। तो V1 C1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V2 C2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V3 C3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि जो V1 होगा ये C1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, V2 जो होगा वो C2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और जो V3 होगा वो C3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो भी उनके पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उनके कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओके, ये हो गए पॉइंट्स कुछ कैपेसिटर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इफ n plates are placed in continuation and each plate is connected to next plate, then the equivalent capacitance is कितना होगा? कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कई सारी प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसी कई सारी प्लेट्स हैं, तो ये आपस में जुड़ गई हैं। ठीक है, फिर हमने इन दोनों का आपस में जोड़ दिया है, फिर हमने इन दोनों का आपस जोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा। तो अगर आप देखें कि नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट्स हैं और कैपेसिटर कितने बन रहे हैं? कैपेसिटर यहाँ पे बन रहे हैं 4। तो 8 प्लेट से 4 कैपेसिटर बनते हैं और चारों सीरीज में है, और चारों सीरीज में है तो हम ये कह सकते हैं
कि अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालते तो ये C है, ये भी C है, सब बराबर है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाता? C/4 का आ जाता। ठीक है, उसी तरीके से अगर n प्लेट्स होती और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना होता तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कितना कह सकते थे n प्लेट के लिए? C/2n के बराबर आ जाता। ठीक है, अच्छा वहीं अगर लिखा होता कि इफ n capacitors are connected in series, then equivalent capacitance, अगर प्लेट्स ना देके ये कहता कि n कैपेसिटर है, तो अगर n कैपेसिटर होते तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाता? तब हो जाता C/n के बराबर। ठीक है, तो n प्लेट्स दी होती तो C/2n होता, लेकिन n कैपेसिटर्स दिए होते तो C/n हो जाता। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ रिजल्ट्स हो गए। उसी तरीके से अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसमें पोटेंशियल का जो ड्रॉप होता है वो सब में सेम होता है। मतलब अगर एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर हमने यहां कनेक्ट किया और तीसरा कैपेसिटर हमने यहां कनेक्ट किया, अगर तीन कैपेसिटर है C1, C2 और C3 के, और इनका C इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन हम इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद बैटरी V की है और इस बैटरी V से हमने Q का चार्ज निकाला। ठीक है, अब अगर Q का चार्ज इस बैटरी से निकला है तो Q का चार्ज जब यहाँ पहुंचेगा तो उसको जंक्शन मिलेगा, तो ये Q का चार्ज तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लेते हैं Q1, Q2 एंड Q3। Q1 इसमें जाएगा तो इसमें Q1 माइनस Q1 हो जाएगा, Q2 इसमें जाएगा तो Q2 माइनस Q2 हो गया, और ये Q3 माइनस Q3 हो गया। बाकी ये चार्ज Q1 आगे बढ़ गया, ये Q2 आगे बढ़ गया, ये Q3 आगे बढ़ गया, और तीनों मिलके Q वापस बैटरी के अंदर वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक से ज्यादा लूप्स हैं, क्योंकि हर एक कैपेसिटर एक लूप बना सकता है। तो हम लूप्स कैसे ले रहे हैं इस बात पर ध्यान देंगे। हम लूप जो है मान लेते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं, ये लूप गया और ये बैटरी को लेते हुए वापस आएगा, मतलब जो भी लूप हम कंसीडर करेंगे वो विद बैटरी वापस आएगा। उसी तरीके से दूसरा जो कैपेसिटर है ये भी इस बैटरी के संग वापस आएगा, और जो तीसरा कैपेसिटर है वो भी इस बैटरी के साथ वापस आएगा। तो जो भी कैपेसिटर हम कंसीडर कर रहे हैं उसके संग जो लूप बन रहा है वो बैटरी को लेके ही वापस आ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उस लूप में बैटरी से वापस आते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? Q1/C1, और इधर जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस V, और स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए तो इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे कैपेसिटर के लिए भी हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा Q/C2 माइनस V इज इक्वल टू 0 एंड Q/C3 माइनस V इक्वल टू 0। ठीक है, तीन कैपेसिटर के हमने यूज किया। तो पहले वाले से हम क्या लिख सकते हैं? पहले वाले से लिख सकते हैं कि Q1 जो होगा वो C1V के बराबर है, दूसरे वाले से लिख सकते हैं Q2 जो है वो C3V के बराबर है, और तीसरे वाले के लिखेंगे Q3 जो है वो C3V के बराबर है। ठीक है, टोटल चार्ज Q जो गया था वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो Q को हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q की वैल्यू आ जाएगी C1V प्लस C2V प्लस C3V। अगर हम यहाँ से V को कॉमन ले लेते हैं तो Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों के बदले अगर हमने एक सिंगल कैपेसिटर लगाया होता जिसको हम C इक्विवेलेंट कहते हैं, तो उसमें क्या होता? तो अगर आपने एक सिंगल कैपेसिटर लगाया होता जिसको हम C इक्विवेलेंट कहते, सेम बैटरी से कनेक्ट किया होता V की बैटरी से, और इस बैटरी ने वही चार्ज Q का भेजा होता जो तीनों ने मिलकर Q निकाला है, वो अकेला अगर यह भी Q निकाल रहा होता तो Q इसके पास जाता Q माइनस Q, और ये Q वापस यहाँ पर लौट के आ जाता। और अगर हम इसमें लूप लॉ लगाते तो हम क्या लिख सकते थे? Q/C इक्विवेलेंट माइनस V इज इक्वल टू 0, या Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो Q दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में है, V दोनों में राइट हैंड साइड में है,
C1 प्लस C2 प्लस C3 C इक्विवेलेंट के बराबर कहा जा सकता है, और हम लिख सकते हैं कि C इक्विवेलेंट जो होगा इस C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो जो टोटल कैपेसिटेंस आता है वो इन तीनों के कैपेसिटेंस को जोड़ के आ जाता है। ऐसे ही अगर और भी कैपेसिटर होते तो वो सब भी आपस में जुड़ जाते। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या अलग चीज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस सेम नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि चार्जेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह पे अलग अलग हैं। क्या सेम है, अगर आप देखें तो ये दोनों प्लेट के अक्रॉस इसकी लेफ्ट प्लेट जाकर बैटरी के इधर से कनेक्ट है, इसकी राइट प्लेट जाके बैटरी से इधर कनेक्ट है। सिमिलरली इसकी लेफ्ट प्लेट भी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसकी राइट प्लेट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उनकी लेफ्ट और राइट प्लेट सेम पोटेंशियल ड्रॉप पर होती हैं। इसकी लेफ्ट प्लेट, इसकी लेफ्ट प्लेट, इसकी लेफ्ट प्लेट, तीनों की लेफ्ट प्लेट आपस में जुड़ी है, उसी तरीके से तीनों की राइट प्लेट भी आपस में जुड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है जिसमें कि सारी लेफ्ट प्लेट या राइट प्लेट आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट इतना आया है, और कुछ पॉइंट्स हैं इसके लिए जो हम लोग नोट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हम लिख सकते हैं कि दो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, equivalent capacitance is more than the capacitor of maximum value। मतलब जो भी कैपेसिटर्स आपने लगाए हैं पैरेलल में जोड़ने के लिए, जो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे बड़ा वाला जो कैपेसिटर था उससे भी ज्यादा आता है। तो C इक्विवेलेंट इज मोर देन द कैपेसिटेंस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम ये लिखते हैं कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो सारे कैपेसिटर में इक्वल होगा। और तीसरा हम ये लिखेंगे कि जो चार्जेस होते हैं वो कैपेसिटर में अलग अलग होते हैं, और कैपेसिटर में चार्जेस अगर अलग अलग हैं तो अगर हम Q इज इक्वल टू CV लिख रहे हैं तो V सब में सेम है, पोटेंशियल का ड्रॉप अलग सेम है, लेकिन C अलग होने से Q अलग हो जाएगा, और जिसका C ज्यादा होगा उसका Q भी ज्यादा होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर is directly proportional to its capacitance। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो Q है वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 C1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q2 C2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q3 C3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो किसी भी कैपेसिटर के पास कितना ज्यादा चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि उसका कितना ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं उसको भी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ऐसा कुछ कहा जाता है कि इफ n plates are stacked parallelly and each alternate plates are connected to each other, then the equivalent capacitance will be C equivalent, जिसकी जो रिजल्ट आता है वो n-1 के बराबर आता है। अब इसका मतलब क्या है और कैसे आया है, कैसे आया है इसके लिए मैं आपको बाद में समझा पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए हम जब क्वेश्चंस करते हैं उसमें आपको मैं डायग्राम बना के समझा पाऊंगा किया क्या क्या है। मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ। जैसे आपके पास कुछ नंबर ऑफ प्लेट्स है, ठीक है, और फिर आपने क्या किया कि पहली प्लेट, तीसरी प्लेट, पांचवी प्लेट और ये सारी प्लेट आपस में एक जगह से जोड़ दी गई। ठीक है, और ये जो प्लेट्स हैं ये सारी प्लेट आपस में एक जगह से जोड़ दी गई। तो अल्टरनेट प्लेट्स आपस में जोड़ी गई हैं। तो ऐसा करने से यहाँ पर हमारे पास जो ये सिस्टम बनता है
इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, अगर n प्लेट्स होती हैं तो n-1c के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने डायग्राम में 4, 5, 6, 7 बनाया है तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 6c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, कैसे आता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर ऐसा दिया है कि इफ n capacitors are connected in parallel, then C equivalent is equal to NC। दोनों में अंतर है, यहाँ पे n प्लेट्स लिखी हुई हैं जिनको ऑल्टरनेटिवली कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे n कैपेसिटर्स लिखे हैं। अगर n कैपेसिटर है तो सीधे सीधे आप NC लिख दोगे, लेकिन अगर n प्लेट्स लिखी हैं और ऑल्टरनेटिवली कनेक्टेड है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो n-1c के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए सीरीज और पैरेलल के लिए। और पैरेलल में हमने जैसे एक पॉइंट ये भी सीखा कि जो भी कैपेसिटर में चार्ज होता है वो उसके कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक सर्किट बना दी गई है और सर्किट में कुछ कैपेसिटर्स लगा दिए गए। ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर, और ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के संग पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और यहां से कुछ, वैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है 3 का, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का है। ठीक है, और यहां से जो चार्ज आया है वो 10 का आया है। तो अगर चार्ज 10 कूलम का आ रहा है और ये 3 कैपेसिटर हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमसे पूछ सकता है कि हर कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है और ये 5 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। 10 कूलम आया था तो 10 कूलम बाहर भी निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उन पे जो चार्ज होता है वो उनकी कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 10 कूलम 3 पार्ट में बंटने वाला है। ठीक है, अब ये 3 पार्ट में बंटने वाला है तो इसमें से कुछ पार्ट इसके पास चला जाएगा, ठीक है, कुछ पार्ट इसके पास चला गया, कुछ पार्ट इसके पास चला गया। तो इसके पास कितना गया, अगर ये 2 है तो हम इसको 2x मान लेंगे, ये अगर 3 है तो इसको 3x मान लेंगे, और ये 5 है तो इसको 5x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि चार्ज उसके कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये तीनों जो गए हैं, इन तीनों का सम 10 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 10 ही आया था टोटल। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 के बराबर आ गई तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसके पास जो चार्ज गया था, अगर हम इसको Q1 लिखते हैं, इसको Q2 लिखते हैं, इसको Q3 लिखते हैं, तो Q1 कितना है, Q1 है 2x के बराबर, 2x का मतलब 2 के बराबर, Q2 है 3x के बराबर, 3x का मतलब 3 के बराबर, Q3 है 5x के बराबर, 5x का मतलब 5 के बराबर। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है ऐसी सर्किट्स में, आपको ये पता करना होता है कि कैपेसिटर क्या है। अगर 2 है तो 2x मान लो, 3 है तो 3x मान लो, 5 है तो 5x मान लो, और इन तीनों का जो सम होगा वो ओरिजिनल चार्ज जो भेजा गया है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। मान लो आपको ऐसा कुछ सर्किट दी गई है जिसमें यहां पर एक कैपेसिटर है और यहां दूसरा कैपेसिटर है, यहां पर पैरेलल में 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और ये जाकर एक्सटर्नली किसी बैटरी से जुड़ गए। ठीक है, ये मान लेते हैं 3 का है, ये है 6 का, ये है 4 का, ये है 4 का, और ये बैटरी जो है, ये बैटरी है मान लो 10 वोल्ट की। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हर कैपेसिटर में कितना चार्ज। तो देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहला काम हम ये पता करेंगे कि इस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों
पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और पैरेलल में अगर जुड़े हुए हैं तो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये है 1 का और ये है 3 का। तो अगर ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में जुड़े हैं तो इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ के आ जाएगा 4, और ये 4, फिर ये 4 और ये 4, ये तीनों सीरीज में है। और अगर 3 4 सीरीज में हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 4/3 के बराबर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो सीरीज पैरेलल सीखा, इससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4/3 का आ गया। अब मान लेते हैं कि बैटरी जो है वो 30 वोल्ट की है, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये 1 का है, ये 3 का है, ये 4 और 4 के थे। ये बैटरी 30 वोल्ट की थी, तो ये दोनों पैरेलल में थे तो 4 हो गया, और 3 4 अगर सीरीज में तो 4/3 आ गया। अगर इस पूरी सर्किट का सी इक्विवेलेंट आपको पता चल गया है, तो इस पूरी सर्किट में जो चार्ज भेजा गया होगा वो आप डायरेक्टली लिखते हैं कि जितना सी इक्विवेलेंट है मल्टीप्लाइड बाय बैटरी का पोटेंशियल, ये टोटल चार्ज सेंड बाय द बैटरी हो जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट आया है 4/3, और ये बैटरी आई है कितनी 30 वोल्ट की, तो ये आ जाएगा 40 का। मतलब ये चार्ज जो हो गया वो 40 कूलम का हो गया। ठीक है, अब अगर 40 कूलम का चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो हम ये कह सकते हैं कि 40 कूलम यहाँ पहुंचा तो ये 40 हो गया, ये -40 हो गया। ये 40 यहाँ से जा रहा है क्योंकि वैल्यू 40 हम निकाल चुके हैं। यही 40 आगे बढ़ेगा तो फिर से ये सीरीज में है तो 40 और -40 आ जाएगा। फिर ये 40 जब आगे बढ़ेगा तो इसको दो पार्ट दिखेंगे, एक ऊपर जाने का, एक नीचे जाने का। ये 1 है तो इसको 1x लिख देंगे, ये 3 है तो इसको 3x लिख देंगे, और इन दोनों का सम 40 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 1x प्लस 3x इज इक्वल टू 40, मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। और अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो हम कह सकते हैं कि इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, इसके पास चार्ज है 1x का, मतलब 10 और -10। इसके पास x की वैल्यू 10 थी, इसका 3x है, तो इसके पास वैल्यू चार्ज की हो जाएगी 30 और -30 की। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपने सर्किट में सी इक्विवेलेंट निकाला, और सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद अब हर एक कैपेसिटर पे कितने चार्जेस हैं वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने जो सीखा है कि सीरीज में सेम चार्ज चलते जाते हैं, पैरेलल में जाएंगे बढ़ जाएंगे, और कितना चार्ज किसी के पास गया वो उसके कैपेसिटर 1 है तो उसको 1x लिख दिया, ये 3 है तो उसको 3x लिख दिया, इन 1x को 3x से 40 के बराबर कर दिया, और वहां से चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं कि आपको एक सर्किट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इस सर्किट का कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस कितना है। जब भी नेट कैपेसिटेंस पूछा जाता है तो हमेशा बताया जाता है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में उसको निकालना है। तो जैसे मैंने एक सर्किट दे दी, ये एक सर्किट है जिसमें कई सारे कैपेसिटर आपस में जुड़े हुए हैं, हर कैपेसिटर C का है, ये आपको गिवन है, और हमें निकालना है कि हम पॉइंट A ये ले लिया, पॉइंट B ये ले लिया, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, A और B के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इस नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकालने के लिए हमें यह समझना है कि हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो जो भी दो पॉइंट्स दिए हैं जिनके बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों पैरेलल में है। रीजन ये है कि इसकी और इसकी लेफ्ट प्लेट तो आपस में जुड़ी है, लेकिन इसकी राइट प्लेट और इसकी राइट प्लेट आपस में जुड़ नहीं पाई है। राइट प्लेट यहाँ पर है और इसकी राइट प्लेट के बीच में ही एक कैपेसिटर आ गया है, तो ये दोनों पैरेलल में हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो आप कोशिश करें कि सर्किट के दूसरे एंड पे पहुंच जाए, और दूसरे एंड में पहुंचते हैं तो हमको ये दो कैपेसिटर दिखते हैं। अब ये दोनों सीरीज में इसलिए हैं क्योंकि इसमें से जो भी चार्ज जाता वो चार्ज वापस इसी रास्ते से आता, क्योंकि और कोई तार वायर है ही नहीं जिसमें से चार्ज फ्लो कर पाए। तो जो भी चार्ज इसमें जाएगा वो चार्ज इसमें आएगा ही आएगा, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। और अगर ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं तो अगर हम सिर्फ इन दो का C इक्विवेलेंट निकालते तो C और C अगर सीरीज में है तो C और C का नेट कैपेसिटेंस कितना लिख सकते हैं सीरीज में है तो C/2 के बराबर। कैसे? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/C प्लस 1/C, आप निकालोगे वो C/2 के बराबर ही आएगा। ठीक है, या मैंने आपको बताया था कि n कैपेसिटर सीरीज में है तो उसका C इक्विवेलेंट C/n होता है। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, दोनों बराबर है, तो इसका C इक्विवेलेंट C/2 हो जाएगा। और इन दोनों के बदले हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू C/2 के बराबर है। तो ध्यान देना, हम इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, और इन दोनों के बदले अब मैं एक ही कैपेसिटर लगाऊंगा, ये दो लगाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बदले अब एक सिंगल कैपेसिटर लगाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बदले जो अकेला कैपेसिटर काम कर सकता था
वो C/2 का होता और उन दोनों के बदले हमने एक सिंगल कैपेसिटर C/2 का लगा दिया, तो उतना पार्ट सर्किट का एक सिंगल कैपेसिटर में बदल चुका है जिसकी वैल्यू C/2 के बराबर है। अब ये C/2 और ये C पैरेलल में इसलिए है क्योंकि इसकी लेफ्ट प्लेट और इसकी लेफ्ट प्लेट देख सकते हो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, इसकी राइट प्लेट और इसकी राइट प्लेट भी सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में लेफ्ट प्लेट जुड़ी है, राइट प्लेट जुड़ी है, तो ये दोनों पैरेलल में है। और C और C/2 अगर पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें C और C/2 तो कितना आ जाएगा 3C/2। इसका मतलब हमें इन दोनों के बदले एक सिंगल कैपेसिटर लगाना होता, इन दोनों के बदले अगर हमें एक सिंगल कैपेसिटर लगाना होता तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती C + C/2 मतलब 3C/2 की, तो ये 3C/2 यहां पे आ गया। ठीक, अब ये 3C/2 इसी के संग सीरीज में आ जाएगा क्योंकि जो भी चार्ज इसमें जाएगा वो चार्ज डेफिनेटली इसी में से जाएगा, तो ये दोनों कैपेसिटर में सेम चार्ज जाता तो हम कह सकते हैं ये दोनों सीरीज में है और 3C/2 और C सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 अगर करते तो 3C/2 और C को हम सीरीज में करते तो ये आ जाता 3C/5 के बराबर। मतलब इन दोनों के बदले अगर सिंगल कैपेसिटर लगाते तो सिंगल कैपेसिटर की वैल्यू हो जाती 3C/5। अब ये जो 3C/5 आया है इसकी लेफ्ट प्लेट और इसकी लेफ्ट प्लेट देखो सेम पॉइंट से जुड़ी है, इसकी राइट प्लेट इसकी राइट प्लेट देखो सेम पॉइंट से जुड़ी है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है और 3C/5 और C अगर पैरेलल में है तो इन दोनों को जोड़ के हम ये कह सकते हैं कि नेट कैपेसिटेंस 8C/5 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीरीज पैरेलल सर्किट के पीछे वाले पार्ट से स्टार्ट किया और नेट कैपेसिटेंस हमने निकाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमेशा, तो इस तरह के कैसे सॉल्व करना है इस बात को आप समझिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है जिसमें मान लिया जाए कि हमको कुछ कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं, ये मान लो है 2 का, ये 2 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, ठीक है। और हमसे कहता है कि हमें इस सर्किट का C इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगेन आप सर्किट के दूसरे एंड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड से स्टार्ट करने के बाद अगर हम देखें तो क्या ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, और अगर ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं इसका मतलब 2 और 2 अगर सीरीज में है, C और C सीरीज में है तो C/2 हो जाता है, 2 और 2 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 1। तो मतलब इन दोनों के बदले हम एक सिंगल कैपेसिटर अगर यूज करते तो वो आ जाता कितने का 1 का। ठीक, अब अगर देखो तो क्या ये 1 इस 1 के संग पैरेलल हो गया है क्योंकि इसकी ऊपर वाली प्लेट इसकी ऊपर वाली प्लेट से जुड़ी है, नीचे वाली प्लेट नीचे वाली प्लेट से जुड़ी, तो पैरेलल हो गया। और अगर 1 और 1 पैरेलल में है, C और C पैरेलल में है तो 2C होता है, तो 1 और 1 पैरेलल में तो 2 हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बदले अगर हम सिंगल कैपेसिटर लगाते तो उसकी वैल्यू 2 के बराबर आ जाती। अगेन ये 2 और 2 फिर से सीरीज में हो गए तो 2 और 2 का कितना आ जाएगा 1, और ये जो इनके बदले 1 आया है ये इस 1 के संग फिर से पैरेलल में हो जाएगा, तो 1 और 1 पैरेलल में तो फिर से 2, ये जो 2 बनेगा इस 2 के संग फिर से सीरीज में आ जाएगा, तो 2 और 2 फिर से हो जाएंगे 1, और ये 1 जो मिलेगा फिर इस 1 के संग पैरेलल में आ जाएगा और 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये लैडर कितनी होती, ये चेन कितनी लंबी होती इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चेन कहीं ना कहीं खत्म हो रही होती, और जहां पे भी खत्म होती लास्ट के दो आपस में सीरीज में होते तो 1 मिलते और वो 1 इस 1 के संग 2 बना देते, और ये जो 2 मिलता फिर इस 2 के संग सीरीज में होता तो 1 बनाता, और ये 1 1 मिलके फिर से 2 हो जाते। तो इस तरीके से ये चेन कितनी भी लंबी होती इसका C इक्विवेलेंट कितना आ जाता 2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। 2 और 2 का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 का 1 एंड 1 और 1 का फिर से 2 हो जाता। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ये सर्किट इनफाइनाइटली लॉन्ग होती तब कैसे करते? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सर्किट। सर्किट क्या है? सर्किट इस तरीके से आपको दी गई,
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब चलती कैसे है ये सर्किट, यहां पे कैपेसिटर लगा देते हैं, ये कैपेसिटर, फिर यहां एक है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग जो सर्किट है इसमें इनकी वैल्यूज दी होंगी, तो मान लेते हैं ये 2 दिया है, 1 2 1 2 1 2, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमें ए और बी के बीच में इनफाइनाइट सर्किट का सीक्वेंस निकालना है। तो इनफाइनाइट सर्किट के करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसको क्या होता है इस बात को समझते हैं। पहली बात तो ये कहीं खत्म नहीं होगा, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, और पिछला जो क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, ठीक है, उसका एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता था, इसका एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और अगर ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप इस बात को समझिए, जैसे मैं मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि इसके बाद ये इनफाइनाइट तक गया है, मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर आते जाएंगे। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसका कोई एंड ही ना हो वो इनफाइनाइट है। तो अगर इसका कोई एंड है ही नहीं और इसका एंड अगर है ही नहीं, और इस पूरे के लिए मतलब ए और बी के मतलब इस ए और बी के आगे जितने हैं इन सब के बदले अगर हम एक सिंगल कैपेसिटर लगाते, इन दोनों के बदले, ए और बी के बदले, इन सब के बदले एक सिंगल कैपेसिटर लगाते, तो मान लो उसके सी इक्विवेलेंट की वैल्यू x के बराबर आती। हमें नहीं पता, हमने x मान लिया कि इसके बदले अगर हम सबका कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट निकालते तो x के बराबर आता, ठीक है। क्योंकि ये सर्किट इनफाइनाइट है तो अगर आप ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इसको और इसको, अब इस वाले पार्ट को फिलहाल भूल जाओ, तुम यहां से देखना शुरू करो, तो इसके बाद भी ये सर्किट इनफाइनाइट तक ही जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट का कोई एंड तो होता नहीं है, तो इसके बाद भी ये सर्किट इनफाइनाइट तक ही जाने वाली है। अब देखिए, अगर यहां से स्टार्ट किया गया 2 1 2 1 2 1 2 1 इनफाइनाइट तक, और अगर हम यहां से अगर हम इस वाले पार्ट को भूल जाते, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता, ठीक है, और मैं स्टार्ट करता इस पॉइंट से, तो क्या ये सर्किट भी वही है 2 1 2 1 2 1 2 1? सर्किट पे कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, वही देखिए सेम, सब कुछ सेम है। जब यहां से स्टार्ट कर रहे थे 2 1 2 1 2 1 2 1, और अगर मैंने इस पार्ट को हटा दिया, यहां से स्टार्ट करते तो ये भी 2 1 2 1 2 1 2 1 बढ़ता जाता। इसका मतलब अगर कोई चीज इनफाइनाइट तक जा रही है और उसकी इनफाइनाइटली लंबी चेन की वैल्यू x है, तो अगर वो यहां से स्टार्ट होती तब भी इनफाइनाइट तक जाती, वैल्यू x आती, और अगर वैल्यू यहां से स्टार्ट होती तो ये भी इनफाइनाइट तक जाती, तब भी इसकी वैल्यू x के बराबर ही आती, क्योंकि इनफाइनाइट कभी खत्म नहीं होता है। और इसके लिए अगर इनफाइनाइट था तो इसके आगे भी इनफाइनाइट लोग हैं, और अगर इनफाइनाइट लोग हैं इसका मतलब इनके बदले अगर हमें सिंगल कैपेसिटर रखते तो इनके बदले भी इससे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू x के बराबर ही आती, ठीक है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, आप कहीं से भी स्टार्ट करते, उसके आगे जो इनफाइनाइट चेन है उसकी वैल्यू x के बराबर ही आती। अब ओरिजिनल सर्किट क्या थी उसको मैं फिर से बना देता हूं एक बार। ओरिजिनल सर्किट में यहां पर एक कैपेसिटर बना हुआ था, यहां पर इस तरीके से एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ था, ये 1 का था और ये 2 का था। अब अगर ए और बी के आगे जितनी है, ये ए और बी के आगे जितनी लंबी सर्किट है इसकी वैल्यू x है जो हमने मानी है, और अगर इन दोनों पॉइंट के बीच आगे भी लंबी इनफाइनाइट सर्किट है तो इनके बदले बीच जो चेन बनी है उसकी वैल्यू x के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं इतने पार्ट को हटा दूं, जो इनफाइनाइटली लंबा पार्ट है, अगर मैं इसको हटा दूं तो उसको हटाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इतने पार्ट के अंदर जो कैपेसिटेंस आ रहा था वो x के बराबर ही था, तो मैं इन सारी इनफाइनाइट चेन के बदले एक ही कैपेसिटर लगा दूंगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? x, और फिर ये वाला पार्ट भी हट गया, ठीक, ये वाला पार्ट हट गया क्योंकि उसकी पूरी की वैल्यू x के बराबर थी, तो मैंने एक सिंगल कैपेसिटर से वो काम चला लिया जिसकी वैल्यू x के बराबर है। अब हमें ये पता है कि अब ये जो आने वाला है ये भी x के ही बराबर है, मतलब a और b के अक्रॉस अगर हम इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो भी x के बराबर ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट a और b के आगे भी इनफाइनाइट तक वो चीजें गई थी। तो अब इसका सी इक्विवेलेंट निकाला जाए, और उसके सी इक्विवेलेंट में ये दोनों सीरीज में है और फिर ये पैरेलल में है, तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो हम कह सकते हैं x और 1 अगर सीरीज में है तो इसका आ जाएगा 1/x प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1/c1, तो ये हो जाएगा
x प्लस वन अपॉन x, तो C1 आ जाएगा x अपॉन x प्लस वन। मतलब ये दोनों सीरीज में थे तो इतना आ गया, उसके संग ये पैरेलल में तो सीधे जोड़ देते हैं, और सीधे अगर जोड़ देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब के बदले अगर एक कैपेसिटर होता तो उसकी वैल्यू कितनी आती, 2 प्लस इनके बदले कितना आया है, इतना आया है, x अपॉन x प्लस वन। और ये तीनों के बदले जो नेट कैपेसिटेंस आएगा उसकी वैल्यू भी x के ही बराबर होगी, क्योंकि a और b के अक्रॉस जो पूरी सर्किट थी उसके अक्रॉस सी इक्विवेलेंट हमने x के बराबर ही माना था। तो अब हमें एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4ac में प्लस 4 आ जाएगा अपॉन 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, और अगर इतना आ जाता है तो ये कितना आएगा, फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, एक मिनट मैंने गलत किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, तो ये एक्स इसके संग कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4ac, तो ये 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो x हो जाएगा, हम प्लस लेंगे तो 2 प्लस इसका 4 डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2, ये 16 हो गया, इसका रूट आएगा 4, तो 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाय 2, इससे इक्विवेलेंट 3 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये तरीका है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग सर्किट होगी तो हम पहले दो के अक्रॉस जो होगा उसको x मान लेंगे, और अगले दो के बदले जितनी लंबी चेन थी उसको x मान लेंगे। अब ये अगर x है तो इन तीनों का निकाल कर जो आएगा वो खुद x के ही बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर a और b के अक्रॉस इनफाइनाइट लंबी चेन की वैल्यू x है तो इसके अक्रॉस भी इनफाइनाइटली लंबी चेन की वैल्यू x ही आएगी, और इसके आगे इनफाइनाइट लंबी चेन को हमने x मान ला, फिर इन तीनों का निकाला, फिर उसको x के बराबर कर दिया, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने आज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तब हम क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल केस आता है, उसके लिए क्या करना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कुछ कहते हैं सिमेट्री के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि सिमेट्री से हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर में पढ़ेंगे। ठीक है।